आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज हम जो है यहाँ पर बनाएंगे प्रोजेक्ट 4। ओके, तो जो प्रोजेक्ट 4 हमारा होगा, क्योंकि आपको पता है कि दैट हम उसके बारे में कल भी बात कर चुके हैं, तो आज हम फिर से बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फ्लो जो है ना, इसकी सीक्वेंस मैं बताऊंगा, क्योंकि कल मैं बहुत सारी रैंडम चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा था। आज जो है, आज यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम, जैसे हमने प्रोजेक्ट 3 बनाया था क्लाइंट साइड जेएस, है ना, हमने क्या बनाया, क्लाइंट साइड जेएस। तो इसी तरह से आज हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे सर्वर साइड जेएस। क्या बोलेंगे? सर्वर साइड जेएस, बिकॉज जावास्क्रिप्ट दो जगह पर यूज होती है, ठीक है। एंड हम जावास्क्रिप्ट को इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिकॉज इससे हमें फ़ायदा होगा बाकी सब चीज़ें समझने के लिए, जो फिर हम आगे यूज़ करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं मान लो प्रोजेक्ट 4, ठीक है। और इसका नाम मैं रखता हूँ सर्वर साइड जेएस, ठीक है, सर्वर साइड जेएस। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दैट हमारे पास जावास्क्रिप्ट दो फ्लेवर्स में अवेलेबल है ना। एक तो फ्रंट एंड के लिए अलग से, जो कि पहले से थी, है ना। और ये जो है सर्वर साइड जेएस, ये कब वजूद में आई? 2009 में, ठीक है, जब नोड जेएस आया। तो सबसे पहले जो है इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द नोड जेएस। अभी हम देखते हैं कि नोड जेएस का कौन सा वर्जन हमारे पास है। आई थिंक इट्स 22 पॉइंट समथिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है नोड जेएस डाउनलोड। तो यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना नोड जेएस, क्लिक करें आप इस पर और आप यहाँ पर LTS वर्जन को इंस्टॉल कर सके। नाउ व्हाट इज LTS? LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसका मतलब ये जो आपके पास अभी वर्जन 22.12 है, 22.12 इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और यही अभी लेटेस्ट वर्जन भी है, तो यही आप यूज़ कर लें। इससे लेटेस्ट वर्जन भी होगा, लेकिन वो अभी बीटा में होगा, यानी कि अभी उस टेस्टिंग में ही होगा वो। तो इसीलिए आप क्या करें, यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। आप विंडोज़ जो यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ के लिए भी आपने यही करना है। ओके, नोड जेएस पर क्लिक करके आपने मतलब डाउनलोड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो नोड जेएस है, इनकी जो बेसिक वेबसाइट है, मतलब इनकी जो अपनी वेबसाइट है, ठीक है, इनकी अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि दैट वी आर अ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम। जावास्क्रिप्ट रन टाइम, तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम का मतलब होता है कि दैट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप जो है ना जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पर डायरेक्टली चला सकते हो विदाउट नीडिंग अ ब्राउजर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट किसको हम बोलते हैं? अपने आसपास के माहौल को, है ना। तो एनवायरनमेंट मान लो एक ऐसी जगह जहां पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सके। तो वो एनवायरनमेंट हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं? देखो, जैसे आप नोड जेएस को डाउनलोड करोगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाएगा। फिर जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो ये डायरेक्टली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। और जब भी देखो, नोड जेएस क्या होता है कि हमेशा मतलब चल रहा होता है, मतलब बैकग्राउंड में हमेशा। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसको आप चलाओ, मतलब जिसको आप ऐसे एग्जीक्यूट करो तो ये चल जाएगा, नहीं। एक बार इंस्टॉल करने के बाद हमेशा ये आपकी मशीन पर क्या होता है, हमेशा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है, यानी कि हमेशा चल रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, प्रोसेसेस के अंदर। तो अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल जब आप करेंगे, ठीक है, अगर आपने इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन का एरर आ जाता है तो आप फोरम्स चेक कर सकते हो, या आप मुझसे भी मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जब चल गया, जब आपके पास नोड जेएस आ गया होगा, तो हमें इसको मतलब टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं मान लो टर्मिनल के अंदर। जैसे कि विंडोज़ में होता है पावर शेल, हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये इस टर्मिनल के अंदर अगर मैं लिखूँ अभी नोड -v ऐसे, तो अभी मुझे दिखा रहा है 20.17। तो इसका मतलब मेरा जो नोड का जो वर्जन है वो बहुत पुराना है, लगभग आज से 4-5 महीने पुराना। मैंने अपडेट नहीं किया है तब से, तो बिकॉज मेरी मोस्ट ऑफ द एप्स अभी इसी वर्जन पे चल रही हैं, तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मैं कर सकता हूँ। तो इसमें आता है एक सॉफ्टवेयर आता है, दैट्स कॉल्ड एज NVM। क्या बोलते हैं उसको? NVM, दैट्स कॉल्ड एज नोड वर्जन मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको? नोड वर्जन मैनेजर। तो वो भी एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, नोड वर्जन मैनेजर। उससे आप क्या कर सकते हो कि उससे आप नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि पुराना वर्जन अब हो गया पुराना, तो नया इंस्टॉल करना है, तो आप क्या इंस्टॉल कर सकते हो? NVM। और NVM की मदद से हम क्या कर सकते हैं? नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो फिलहाल हो गई नोड की बात। अब देखो, जब भी आप नोड इंस्टॉल करते हो, नोड के साथ एक और चीज़ भी इंस्टॉल हो जाती है, बिकॉज नोड आपको पता है ये पूरा का पूरा रन टाइम एनवायरनमेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद नोड जेएस जो है ना वो एक फ्रेमवर्क है। नोड जेएस फ्रेमवर्क नहीं है, नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। इस कंफ्यूजन को आप दिमाग से बाहर निकालें।
ये जावास्क्रिप्ट ही है, मतलब इसके अंदर और कुछ है नहीं, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही है। लेकिन इसमें क्या है कि इधर जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, लेकिन फॉर किसके लिए, मतलब सर्वर साइड के लिए, हम सर्वर के लिए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इससे पहले आपको पता है कि दैट हम जावास्क्रिप्ट को ओनली एंड ओनली यूज करते थे किसके लिए, क्लाइंट साइड के लिए। और क्लाइंट साइड में लाइक एनिमेशंस होंगी, बटन के ऊपर ऑन क्लिक फंक्शंस होगा, या फेच कॉल्स हम करते थे। जैसे आपने देखा कि हमने जो पैक्सल्स की गैलरी बनाई ना हमने, तो वो जो पैक्सल्स की गैलरी बनाई वहां पर मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज करके फेच किया डेटा, कहाँ से, पैक्सल से। तो ये जो है इन चीजों के काम आता है, कहाँ पर, फ्रंट एंड में। लेकिन बैक एंड में आप पूरे के पूरे सर्वर कोड्स इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गई बात Node.js की। अब आगे हम बात करते हैं npm की। अब npm अगर आप देखोगे npm क्या है, जैसे कि हमने इसके बारे में इससे पहले भी बात की है। npm इज ए पैकेज मैनेजर। क्या है, पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर आप ऐसा समझो, पैकेज मैनेजर किसको कहते हैं। देखो जैसे ही 2009 में Node.js आया था, Node.js के बाद ही पैकेज मैनेजर भी आ गया, उसके बाद ही। अब ये पैकेज मैनेजर से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि दुनिया में कितने ही सारे डेवलपर्स होंगे और उन्होंने कितना ही कोड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई है, जैसे कि कल हम एग्जांपल दे रहे थे bcrypt की, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने की, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने की, यानी कि पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए अगर आप खुद से कोड लिखना मतलब शुरू करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि किसी बंदे ने पहले से किया हुआ है, तो उसने उसका पैकेज बनाकर क्या कर दिया, npm पे डाल दिया। तो npm इज लाइक अ प्ले स्टोर। आप ऐसा समझो जैसे प्ले स्टोर में गेम्स होती है ना, आप गेम्स खेलना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, या iOS के लिए भी अपना स्टोर है, एप्पल स्टोर। इसी तरह से npm आप समझो ये हमारा प्ले स्टोर है, जहां पर हम नोड के लिए क्या लाते हैं, हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, यानी कि एक प्री रिटन कोड होता है जो हम npm से लाते हैं। अब npm का ही इक्विवेलेंट जो है ना, इसी तरह का मतलब इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं yarn। क्या बोलते हैं, yarn। तो yarn से भी आप ला सकते हो, yarn भी पैकेज मैनेजर है, ठीक है। yarn, ठीक है, ऐसे yarn वर्सेस npm हम लिखेंगे, yarn वर्सेस npm। तो ये भी एक चीज है yarn। तो आप अगर कभी कोई पैकेज, जैसे कि कोई चीज आपको npm से नहीं मिलती, तो आप कहाँ पर ढूंढ सकते हो उसको, yarn पे। तो जिस तरह से npm है नोड पैकेज मैनेजर, इस तरह से yarn भी है एक, जहां से आप नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, नोड मॉड्यूल्स को, ओके। तो ये इस तरह से एक हो गया। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे, कल मैंने बताया था कि एक और चीज भी होती है, दैट्स कॉल्ड एज अ NuGet पैकेज मैनेजर, है ना, NuGet पैकेज मैनेजर। अब ये NuGet पैकेज मैनेजर, इनकी भी अपनी वेबसाइट है, यू कैन चेक। और NuGet पैकेज मैनेजर जो है, वहां पर अभी आप देखो, यहाँ पर आपके पास लगभग 4,28,723 यूनिक पैकेजेस है, ठीक है। यानी कि इतनी सारी चीजें जो है ना पहले से ही NuGet पैकेज में है। इससे क्या होगा कि कल को जब आप .NET डेवलपमेंट करोगे, उस आपका .NET डेवलपमेंट यहाँ से आसान होगा। आपने कोई भी पैकेज चाहिए, लाइक आपको मान लो bcrypt चाहिए, या आपको JWT चाहिए, है ना। अभी आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होता होगा कि bcrypt क्या है, JWT क्या है, लेकिन हम आगे इनके साथ काम करेंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि NuGet पैकेज मैनेजर इज फॉर द .NET एंड द नोड पैकेज मैनेजर इज फॉर द Node.js, ओके, सही है ना। लेकिन दोनों ही चाहे आप बात करें किसकी, .NET की, या चाहे बात करें Node.js की, दोनों ही लैंग्वेजेस, जो फॉर एग्जांपल जो हमारी C# लैंग्वेज हो गई और जो हमारा Node.js फ्रेमवर्क हो गया, इन दोनों मतलब हम मान के चलते हैं कि दोनों फ्रेमवर्क है। मान लो .NET एक फ्रेमवर्क है, .NET कोर, और दूसरा मान लो Node.js का यही Express.js। तो इनमें क्या होता है कि हम असल में इनमें बैकएंड का कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इनमें, कौन सा कोड लिखते हैं, बैकएंड एप्स हम इनके अंदर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बैकएंड, मैंने पहले भी कहा कि बैकएंड असल में होता क्या है, एक सर्वर होता है, ठीक है, जिसको आप रिक्वेस्ट्स भेजते हो और वो आपको क्या देता है, वो आपको रेस्पॉन्सेस देता है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट साइड में इसका उल्टा है, क्लाइंट साइड में हम रिक्वेस्ट करते हैं और रेस्पॉन्स हमें कहाँ से आता है, सर्वर से। तो क्लाइंट मान लो एक साइड से मान लो आप क्लाइंट जो कि ब्राउजर हो गया, और क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट किसको करता है, सर्वर को। अब सर्वर उसको क्या क्या दे सकता है, देखो सर्वर उसको वहां से टेक्स्ट फाइल भेज सकता है, सर्वर उसको वहां से PDF फाइल सेंड कर सकता है, सर्वर उसको JSON फाइल सेंड कर सकता है, JSON फॉर्मेट के अंदर JSOन डेटा, XML सेंड कर सकता है। तो ये जब हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें जो है ना वापस आ सकती हैं, इन द रेस्पॉन्स बहुत सारी चीजें वापस आ सकती हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, आई मीन टू से,
ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आ गया कि दैट Node.js इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट। npm जो है वो इसका पैकेज मैनेजर है, और ऐसा ही एक पैकेज मैनेजर .NET के लिए भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, NuGet पैकेज मैनेजर। तो होप आपको यहाँ तक इतना तो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब अगर हम npm की बात करें तो npm में कौन सा पैकेज हम फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं ज्यादा, जैसे कि उसका नाम है मान लो एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस जो है इसकी आप देख लो, डेफिनेशन देख लो। इसका डेफिनेशन है फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js। तो इट इज मेड फॉर द Node.js, यानी कि आप एक्सप्रेस को Node.js के बगैर यूज नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट इज दिस, इट्स अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क। वेब फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है कि दैट यू कैन मेक वेबसाइट इन इट। आप वेबसाइट्स का बैकएंड वहां पे लिख सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो आप वेबसाइट्स का फुल फ्लेज्ड बैकएंड प्लस फ्रंट एंड इसी के अंदर लिख सकते हो। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, अब हम एक सर्वर बनाते हैं। पहले हम सर्वर बनाएंगे एक्सप्रेस के अंदर, किसके अंदर, एक्सप्रेस के अंदर। देन हम उसी को रेप्लिकेट करेंगे .NET के अंदर। ठीक है, दोनों ही काम आज करेंगे हम दोनों ही देखेंगे कि आप एक्सप्रेस में कैसे सर्वर बनाते हो। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है इसमें। देखो Node.js के अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हो, एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए। और अगर आप लिखो .NET, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखिए .NET, और जैसे आप .NET लिखते हो .NET कोर, तो आप देखते हैं कि आप इनकी मेन वेबसाइट पे पहुंचोगे, वहां पर एक चीज है दैट्स कॉल्ड एज वेब एपीआई। क्या बोलते हैं उसको, वेब एपीआई। इन्होंने परसों ही मतलब एक यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर चेक करो .NET है ना, .NET के अंदर ये बोलता है कि दैट यू कैन जस्ट 7.2 मिलियन रिक्वेस्ट्स पर सेकंड आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी रिक्वेस्ट्स आप पर सेकंड सेंड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चेक करो, इट इज नॉट फॉर द वेब एपीआई, इट्स फॉर द मिनिमल एपीआई उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर भी एक फ्रेमवर्क है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल एपीआईज। क्या बोलते हैं उनको, मिनिमल एपीआईज, जो वहां पर एक्सप्रेस का इक्विवेलेंट है। जैसे वो मिनिमल एपीआई प्रोजेक्ट है, मान लो उसमें वो फ्रेमवर्क है। जिस तरह से हमारा वहां पर एक्सप्रेस है, इसी तरह आप यहाँ पर मिनिमल एपीआईज का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, और फिर आप मिनिमल एपीआईज का यूज करके वहां पर भी आप एपीआईज बना सकते हो। तो ठीक है, दोनों हम चेक करते हैं। अब हम डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पे, कोड में, और यहाँ पर प्रोजेक्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। अब प्रोजेक्ट 4 जो है, प्रोजेक्ट 4, ये माउस क्यों बैठ गया, हाँ ये कुछ मसला है। ठीक है, तो चेक करें आप सबसे पहले। अब आपको यहां पर आके क्या करना है। नाउ आप प्रोजेक्ट 4 सर्वर साइड में आ गए हो। ठीक है, सही। मैं ये यहां पर क्यों बोल रहा है, फिर से ओपन करो, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट 4 सर्वर साइड। सबसे पहले आप यहां पर टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J हम टर्मिनल के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कि जिस फोल्डर में अभी मैं हूं, क्या मतलब वहां पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, Node-v। तो ठीक है, नोड हमारे पास है। तो यहां पर आप किसका इस्तेमाल आप करोगे, npm का। किसका, npm का। तो मैं लिखूंगा npm init। क्या लिखेंगे, npm init। ऐसे इसका फुल फॉर्म है npm initialize। क्या है, npm initialize। जैसे इसको एंटर किया तो वहां पर कुछ आ जाएगा। तो ये बोलता है क्या आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा कि प्रोजेक्ट का नाम रखना है टेस्ट सर्वर। क्या नाम रखेंगे, टेस्ट सर्वर। फिर एंटर। बोलता है कि सॉरी ये जो नाम है वो URL फ्रेंडली नहीं है। तो ठीक है, हम इसको नाम रखते हैं सर्वर। सही है ना। उसके बाद इसका कौन सा वर्जन, आप नीचे देखो, चेक करो वर्जन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कुछ लिख लो, टेस्ट सर्वर। ओके, इसका एंट्री पॉइंट क्या है, index.js। टेस्ट कमांड क्या है, गिट रिपोजिटरी क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ऑथर कौन है। ठीक है, ऑथर आप लिख सकते हो अपना नाम। ठीक है, लाइसेंस, इज दिस ओके, यस। जैसे आप एंटर करोगे, जब आपने ये सारी डिटेल्स भर दी, तो आपके यहां पर एक फाइल बन के आएगी जो आप ऊपर देख रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज अ पैकेज जेसन। अब पैकेज जेसन में यही सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम सर्वर रखा, डिस्क्रिप्शन रखा टेस्ट सर्वर, और ऑथर इरफान यूसुफ, और लाइसेंस वही। ठीक है, तो ये आपको मेन फाइल बन गई पैकेज जेसन।
इसके अंदर आपका सारा कुछ प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है जेसन फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर्स में, कि मतलब कौन सी चीज क्या है, सब कुछ इसमें लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज पैकेज जेसन में लिखा हुआ है कि दैट द मेन फाइल इज index.js, इसका मतलब आपका सारा कोड कहाँ पर होना चाहिए, index.js में। तो इसका मतलब हम एक फाइल बनाएंगे index.js करके, ठीक है ना। तो ये फाइल मैंने बना ली, सही है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको अब चाहिए इसमें पैकेज जेसन्स में आपको चाहिए एक डिपेंडेंसी एक्सप्रेस, जिसमें हम असल में सर्वर्स बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, npm i express, क्या लिखते हैं, npm i express। तो ऑब्वियसली ये मैं कहां से इंस्टॉल कर रहा हूं, नोड पैकेज मैनेजर से, जो क्या असल में क्या है, एक वेबसाइट है ना। और वहां पर हम करते क्या, उनकी CLI की हेल्प लेकर हम वहां से पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर npm i express। जैसे मैंने ये लिखा तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, एंड यू विल सी कि ये जो है यहाँ पर एक्सप्रेस आ जाएगा 4.2.1.2। इस तरह से मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया। एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है तो मैंने एक्सप्रेस ही इंस्टॉल किया। अब एक्सप्रेस को कैसे यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो जैसे ही मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया तो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर आ गया जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स। ये जितनी भी डिपेंडेंसीज, जितने भी पैकेजेस आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो npm से, वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो नोड मॉड्यूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं कि ये नोड जेएस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो भी चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे वो पैकेज जेसन में यहाँ पर किन में आ जाएगा, डिपेंडेंसीज में। तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। नाउ अब index.js में मैं आपको छोटा मोटा एक सर्वर बना के दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ constant express इज इक्वल टू require express। देखो इस चीज को आप बोल सकते हो एक तरह से कि दैट मैं डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट हम ऐसे लिखेंगे require, और require हम लिखेंगे मान लो express, सही है ना। तो constant express इज इक्वल टू require express। तो इस तरह से हमने डिपेंडेंसी को क्या किया, इंपोर्ट किया। देन सेकेंड चीज जो हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे मान लो constant server, ऐसे server इज इक्वल टू express, और इसको मैंने कॉल किया, ठीक है। अब एक्सप्रेस को ही मैंने कॉल कर दिया, तो एक्सप्रेस क्या है, कहता है कि एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, ओके। कहता है कि एक्सप्रेस फंक्शन इज अ टॉप लेवल फंक्शन एक्सपोर्टेड बाय द एक्सप्रेस मॉड्यूल। यानी कि एक्सप्रेस मॉड्यूल कहां पर है, एक्सप्रेस मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, और मैंने डायरेक्टली सर्वर को उसकी इनहेरिटेंस दे दी। मैंने सीधे कहा कि देखो आपका जो एक्सप्रेस है, जो आपने एक्सप्रेस लाइब्रेरी लिखी है, वो मेरे सर्वर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट एक्सप्रेस के जितनी भी मेथड्स हैं वो सर्वर नाम के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। तो पहला मैं लिखूंगा वो क्या होगा, वो होगा इसके बाद मान लो सर्वर डॉट लिसन। क्या होगा, क्योंकि पहले मुझे किसी पोर्ट नंबर पर अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सर्वर डॉट लिसन, और इसमें मैंने दिया पोर्ट। अब ऑब्वियसली मैंने पोर्ट डिफाइन किया नहीं है, तो वो मैं डिफाइन करूंगा। और पोर्ट साथ ही में मैं इसमें एक कॉल बैक फंक्शन भी चलाता हूं, एक कॉल बैक। तो उसमें मैं लिखूंगा console.log, और उसमें मैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर लिखूंगा सर्वर लिसनिंग, ठीक है। सर्वर, इसको सॉरी टेम्पलेट लिटरल, हाँ, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है, ऐसे पोर्ट, और फिर लिखेंगे डॉलर करली ब्रेसेस। अब वहां पर भी क्या लिखूंगा मैं, पोर्ट, ठीक है। तो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट। अब ऑब्वियसली देन यू हैव टू डिफाइन द पोर्ट। तो कांस्टेंट PORT पोर्ट इज इक्वल टू 4000, मान लो 3, मैंने 4003 लगा दिया। इसको सेव करते हैं, ओके। तो फिलहाल तो यहां पर 4 लाइंस का कोड है। एक तो हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा एक्सप्रेस को हमने इनिशिएट कर दिया एक तरह से, दूसरा पोर्ट को डिफाइन कर दिया, और हमने लिसन करना शुरू कर दिया। यानी कि नाउ ये जो ये कंप्यूटर है ना, ये पोर्ट नंबर 4003 पर लिसन कर रहा है, सुन रहा है। यानी कि एक तरह से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। नाउ 4003 पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसको रेस्पॉन्सेस देने हैं, लेकिन उसका भी कोई हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कि देखो अगर हमने लिखना है ना वो बाकी सब चीजें, हम इसको बोलते हैं कि देखो अगर किसी ने गेट रिक्वेस्ट करना है किसके ऊपर, अगर कोई गेट रिक्वेस्ट करेगा सीधा पोर्ट के ऊपर, पोर्ट के मेन डायरेक्टरी के ऊपर, तो तुम वहां पर क्या करना, तुम वहां पर एक कॉल बैक फंक्शन चलाना। उस कॉल बैक फंक्शन की 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरी होती है रेस्पॉन्स। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम ना रेस्पॉन्स में उसको सेंड कर देना यहां से कि हेलो फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, हेलो फ्रॉम द सर्वर, सही है ना। तो ये मैंने इसको कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि
सिंपली जब भी कोई इस पोर्ट पर, यानी कि मैंने पहले कहा कि इस पोर्ट पर लिसन तो हो रहा है क्योंकि इस पोर्ट पर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है, इट कैन टेक इनबाउंड ट्रैफिक. इनबाउंड ट्रैफिक इज अ रिक्वेस्ट. इनबाउंड ट्रैफिक इज अ रिक्वेस्ट. इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट रिक्वेस्ट में कुछ हो. तो फिलहाल यहां पर रिक्वेस्ट का देखो, रिक्वेस्ट में तो कुछ आया नहीं, बट जैसे ही हमने स्लैश पर गए, मेन राउट पर जब हम गए, तो इसने यहां से इसको सेंड कर दिया क्या, हेलो फ्रॉम द सर्वर. स्लैश का मतलब है मेन डायरेक्टरी. स्लैश यही होता है मेन डायरेक्टरी, मेन. ओके, जरा आप चेक करें आप. अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं? इसको स्टार्ट करने के लिए हम करते हैं नोड डॉट. क्या करते हैं, क्योंकि index.js हमारी मेन एंट्री पॉइंट है ना, तो अगर आप लिखोगे नोड डॉट तो ये स्टार्ट हो जाएगा. तो ये दिखा रहा है सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4003. लेकिन अब एक प्रॉब्लम देखो क्या है. प्रॉब्लम ये है कि दैट अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूं, लाइक मुझे अगर कोई भी चेंज करनी हो, जैसे कि मैंने लिखा हेलो फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं दिस सर्वर इज मेड इन एक्सप्रेस. क्या ऐसे लिखा मैंने. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सेव तो कर दिया, चलो एक काम करते हैं हम, पोर्ट 4000 पे हमें पता है ना कि वहां पर कुछ चल रहा है 4003 पे. तो लोकल होस्ट 4003 पर अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे वहां पर सिर्फ लिखा है हेलो फ्रॉम द सर्वर. वहां पे वो दूसरी वाली लाइन लिख के नहीं है, जबकि मैंने वो सेव तो की थी. चलो एक काम करते हैं, एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं. मैं यहाँ पर एक टर्मिनल फिर से ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, उसका नाम है npmi. npmi का मतलब होता है npm इंस्टॉल. और मैं यहाँ पर पैकेज का नाम लिखूंगा nodemon. क्या है, nodemon. जैसे चलो nodemon इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, तो मैंने nodemon इंस्टॉल कर लिया. अब जब ये nodemon डोरेमॉन का बाई जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज में आ जाएगा. ठीक है, तो डिपेंडेंसीज में आ गया nodemon 3.1.7. अब ये nodemon क्या करता है चेक करो. मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखूंगा. स्क्रिप्ट्स में ये स्क्रिप्ट्स यहाँ पर है ना, ये वाला स्क्रिप्ट्स नाम का जो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखनी है. मैं लिखता हूँ कि देखो dev एक स्क्रिप्ट है, उसमें क्या करोगे तुम nodemon का यूज करके index.js फाइल को चला लेना. ठीक है, सही है ना, सिंपल. मैंने स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा, dev एक की है और nodemon index.js उसका वैल्यू है. तो मैं इसको सेव कर देता हूं. तो मैंने package.json में स्क्रिप्ट्स के अंदर dev कमांड लिखी. अब चेक करो, देखो क्या होगा. चलो मैं इस टर्मिनल को यहां पर फिलहाल बंद कर देता हूं. इस वाली टर्मिनल को मैं Ctrl+C कर देता हूं, तो ये टर्मिनल भी क्लोज होगी. नाउ चेक, हम यहां पर लिखेंगे npm, क्या लिखेंगे, npm run dev. आया समझ? अब देखो nodemon जब चल जाएगा, ओके, nodemon कैसे चलता है देखो मैं आपको दिखाता हूं. क्लियर करते हैं. जब आपने nodemon इंस्टॉल किया, जब आपने यहां पर dev कमांड लिखी, अब करना क्या है कि जब भी आप लिखोगे npm run dev, ठीक है, npm run dev, तो आप देखोगे कि ये बाय यूजिंग द nodemon सर्वर स्टार्ट हो जाएगा. इससे पहले हम सर्वर स्टार्ट करते थे बाय यूजिंग द node डॉट. लेकिन जब आप nodemon से स्टार्ट करते हो, जब आप nodemon index.js करते हो, इससे ये nodemon से. अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है. देखो index.js में अगर मैंने यहाँ पर पोर्ट चेंज कर दिया, मैंने पोर्ट चेंज कर दिया, सेव करता हूँ, आप देखोगे फिर से रिस्टार्ट होगा. इट्स लाइक जैसे लाइव सर्वर होता है ना आपका, वैसे ही यहाँ पर ये भी हो गया. यानी कि जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसके अंदर, सेव करूंगा, तो आप देखेंगे एक बार फिर से रिस्टार्ट होगा. लेकिन ये हमने किससे किया, ये हमने nodemon की हेल्प से किया. तो एक टेंशन तो खत्म हो गया पहले कि दैट अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर वापस से 4003 लगा दिया, सेव करता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये nodemon जो है ना वो जल्दी से इसको क्या कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है. तो फिलहाल nodemon का जो है ना लेटेस्ट पैकेज हमने इंस्टॉल किया था. तो अगर आपको लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो हमेशा आप किधर जाओ, मैंने लिखा था npm i nodemon, है ना, लेकिन इन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि दैट आप क्या करो, आप लिखो ऐसे npm इंस्टॉल, या तो npm install -- save लिखो, या तो ऐसे लिखो, either through cloning with git or using npm. The recommended way is this. ठीक है, this is also recommended thing npm i nodemon, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा कि recommended way ये है कि npm install -g nodemon. ऐसे -g लगाने से पता है क्या होता है, -g का मतलब होता है कि ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि पूरा सिस्टम पे. ठीक है, मैं असल में जब ये कर रहा था npm i nodemon, इसका मतलब है कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना. लेकिन -g लगाने से क्या मतलब होता है उसका, ग्लोबली इंस्टॉल करो. तो ये ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ा, तब जाके चला. तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब ये कोई बड़े इश्यूज नहीं होते. अच्छा,
अब अगर हम देखें 4003 पोर्ट पे, यानी कि जो हमारा ये वाला 4000, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस सर्विस इज मेड इन एक्सप्रेस। मैं जो भी चेंजेस करूंगा, सेव करूंगा, तो वो चेंजेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कहाँ पर, कोड में, ठीक है, ब्राउजर में, यानी कि रिजल्ट में डायरेक्टली आपको वो मिलेगा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब मैं एक और राउट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, सर्वर डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और राउट क्रिएट करना है, मैंने लिखा सर्वर डॉट गेट, या हम एक राउट बनाते हैं पोस्ट राउट। हाँ, तो पोस्ट राउट, आपको पता है कि दैट राउट्स जो है, ये रिक्वेस्ट जो होती हैं, या तो वो गेट हो सकती है, या तो पोस्ट होंगी, या तो पुट, या तो डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब मैंने एक और रिक्वेस्ट बनाई कि दैट अगर आप इसी सर्वर के मेन पोर्ट पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे, अगर आप इसी सर्वर के मेन इस पर जो इसका मेन फाइल है तो वहां पर आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो क्या करना। चलो मैं मेन पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम फेच करें, फेच डेटा, ठीक है, फेच, ऐसे लिखा फेच डेटा, ओके, कॉमा लगाया। अब इधर आप यहीं पे एक फंक्शन लिख लो ऐसे ही रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करके, है ना, या हमने कल जो इस्तेमाल किया था, हम रैपिड एपीआई यूज करने वाले थे, बिकॉज उसका लॉजिक बहुत लंबा चौड़ा है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक और फाइल बनाई, ठीक है, या एक और फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं कंट्रोलर्स। क्या नाम रखते हैं, कंट्रोलर्स। एक फोल्डर बनाया मैंने, उसका नाम क्या रखा, कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स में मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम लिखेंगे हम डेटा कंट्रोलर। क्या नाम लिखेंगे, डेटा कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर डॉट जेएस, नाम अपने हिसाब से। देखो जब भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, अब मत मुझे टेंशन है कि बार बार मुझे टर्मिनल में जाके चेंजेस करनी है, बिकॉज मैंने क्या इस्तेमाल किया, नोडमॉन। तो नोडमॉन भी एक पैकेज ही है, काम में आता है, फायदेमंद है, ठीक है। मैं चेंजेस करता रहूंगा कोड के अंदर ही, तो ये खुद से रिस्टार्ट होता रहेगा। ओके, अब यहां पर देखते हैं डेटा कंट्रोलर में हमें क्या लिखना है। तो कल आपको याद होगा कि दैट हमने रैपिड एपीआई में एक एपीआई जो है ना वो सब्सक्राइब की थी। तो फॉर एग्जांपल क्या था उसका नाम, रेसिपी फूड न्यूट्रिशन, कुछ ऐसा मैंने बुकमार्क करके रखी थी। तो चेक, है ना, ये हमारी रेसिपी, इसको हमने कल सब्सक्राइब भी किया हुआ था। तो ये रैपिड एपीआई में आप जाओ, रैपिड एपीआई के अंदर आप कोई भी एपीआईज आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप सर्च करो तो आपको मिल जाएंगी। नाउ देखो हमारा प्लेटफॉर्म कौन है, नोड, है ना, नोड जेएस। एंड आप कौन सी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, क्या आप फेच रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो? अगर आप फेच रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको रिक्वायर करना पड़ेगा किसको, नोड फेच को, है ना, आपने रिक्वायर किसको करना पड़ेगा। चलो हम पहले इसी को ट्राई करते हैं, नोड फेच को ही आज हम पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि फेच से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो। तो मैं ये कोड यहां पर लेके आ गया। नाउ चेक करो इस कोड में क्या है। इस कोड में एक फेच, इसने लिखा है फेच रिक्वायर नोड फेच। ऑब्वियसली मेरे पास ये नोड फेच नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें टर्मिनल फिर से स्प्लिट करता हूं, फिर से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, npmi नोड फेच, बिल्कुल इसी तरह से नाम लिखना पड़ेगा आपको, नोड फेच, सही है ये पैकेज। हाँ, मैंने कल इसके बारे में बात की थी, नोड फेच के बारे में। इट्स अ विंडोज डॉट फेच एपीआई का काउंटर पार्ट, है ना, ये वेब एपीआई का काउंटर पार्ट है किसके अंदर, नोड जेएस के अंदर। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो नोड फेच हमने इंस्टॉल कर दिया। तो नोड फेच इंस्टॉल करने के बाद अब मुझे एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो नोड फेच क्या है, इट्स अ काउंटर पार्ट ऑफ विंडोज डॉट फेच एपीआई। जो हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच करते हैं ना, ये उसी का काउंटर पार्ट है कहां पर, नोड जेएस के लिए। बिकॉज नोड जेएस के लिए, क्योंकि विंडोज ऑब्जेक्ट नोड जेएस में प्रेजेंट नहीं है, जैसे विंडो डॉट अलर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी हो गया, जावास्क्रिप्ट में वो भी चीजें है ना, वो आप देखोगे कि वो नोड जेएस के अंदर वो सारी चीजें नहीं है। तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, दैट्स नोड फेच। चलो अब ये हो गया। अब यहां पर चेक करो, यूआरएल हमारे पास आ गया, हमारे पास ऑप्शंस आ गए, सही है ना, और ऑप्शंस में हमारे पास मेथड है, हेडर्स है, बाकी सब चीज, और बॉडी के अंदर हम क्वेरी भी जो है ना सेंड कर रहे हैं इसको, सही है। अब यहां पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, चलो हम एक फंक्शन बनाएंगे कांस्टेंट फेच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे फेच डेटा। क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट फेच डेटा, और इसको मैंने एसिंक्रोनस ऑपरेशन बनाना है, और यहां पर लिखना है रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, यानी कि एक फंक्शन है फेच डेटा जो एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और विच इंप्लाइज टू कर्ली ब्रेसेस, सही है ना। तो एक फंक्शन होगी, एक एरो फंक्शन होगी। मैं चाहूंगा कि ये ट्राई ब्लॉक जो है ये मैं कहां पे लिखूं, उसी के अंदर, सही है ना। और
फिलहाल यहां पर रिजल्ट कंसोल होगा, आप चेक करो हो क्या रहा है यहां पर, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। फेच किस पर हो रहा है? यूआरएल पे। यूआरएल कौन है? यूआरएल ये है, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, सही है ना। इसने इसको क्या नाम दिया है? यूआरएल, कोई बात नहीं। दूसरी चीज इसने इसके अंदर क्या डाली है? एक ऑब्जेक्ट, उसमें हम क्या डालते हैं अक्सर? ऑप्शंस। उसमें हम डालते हैं ना मेथड पोस्ट, यू चेक मेथड पोस्ट है, वो पहले ही लिख के हैं। तो वैसे हम फेच के अंदर दो ही चीजें डालते हैं, पहली चीज होती है यूआरएल, दूसरी चीज होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप क्या क्या पास कर सकते हो? मेथड, हेडर्स, बॉडी, ये सब चीजें पास करते हो। तो ठीक है, वो पहले से ही लिखे हुए हैं, है ना। तो अब डेटा फेच होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू फेच डेटा। इस तरह से मैंने एक फेच डेटा जो है, फेच डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ फेच डेटा इज अ फंक्शन जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं फिलहाल इसको। अब ये डिपेंड करेगा index.js में कि एक्सपोर्ट हो गया, मतलब हमारे पोर्ट से तो निकला, यहां से तो निकला। अब उसको जाना किधर है वो डिपेंड करेगा हम इंपोर्ट किधर करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा फेच डेटा। देखो जैसे मैं लिखता हूं फेच डेटा तो आप देखते हो यहां पर इंपोर्ट हो गया ये। तो फेच डेटा इज इक्वल टू रिक्वायर कंट्रोलर स्लैश डेटा कंट्रोलर, क्योंकि आपने बनाया है ना, देखो कंट्रोलर के अंदर आपने क्या बनाया? डेटा कंट्रोलर। तो ये फंक्शन जो है ना फेच डेटा फंक्शन, ये कहां पर है? इट्स इन द कंट्रोलर डेटा कंट्रोलर। तो सही है, कंट्रोलर स्लैश में यानी कि डॉट स्लैश कंट्रोलर डेटा कंट्रोलर, मेन हो गया आपका कंट्रोलर फोल्डर एंड उसके बाद डेटा कंट्रोलर। अब अगर कोई भी इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किस पर? फेच डेटा पर, इसका मतलब ये यहां से इसको डेटा सेंड करेगा। लेकिन ये फिलहाल ये डेटा सेंड कहां पर करेगा? ये डेटा देखो इसने बोला कि कांस्टेंट, यहां पर फिर से प्रॉब्लम है किसके अंदर? नोड फेच के अंदर। कांस्टेंट फेच इज इक्वल टू रिक्वायर नोड फेच। हाँ, ये जो है सर्वर साइड इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल नॉट सपोर्टेड। चेक करते हैं फिर से, हमें किधर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा इधर। ये जो नोड फेच के साथ क्या मसला है, देखते हैं नोड फेच का क्या मसला है। नोड फेच, नहीं तो टाइप्स है इसके। नोड फेच, npm i नोड फेच। अच्छा, इसका भी एक मसला है, मैं बताता हूं। ये सिर्फ ES6 मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल है। नोड फेच जो है ना वो सिर्फ ES6 मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल है, कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, एक और पैकेज है इसके मतलब अपोजिट में, दैट इज npm i Axios है, उसका नाम क्या है? Axios। तो मैंने लिखा npm i Axios, तो ठीक है Axios का यूज करते हैं। npm i Axios, अब देखो यहां पर क्या आ गया? Axios भी आ गया। तो ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ इसको बोलना पड़ेगा कि दैट आई एम नॉट यूजिंग फेच, आई एम यूजिंग Axios। तो ये मुझे किसका कोड देगा? ये मुझे Axios का कोड देगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कॉपी करना है, ठीक है, तो करते हैं। तो सही है, देखो क्या क्या कॉपी किया मैंने। Axios इज इक्वल टू रिक्वायर Axios, और यहां पर जहां पर मैं अवेट फेच कर रहा था वहां पर मुझे करना है अवेट Axios डॉट रिक्वेस्ट। क्या करना है? ओके, तो थोड़ा सा ये ट्राई कैच ब्लॉक जो है ना, ये भी मैं कॉपी करके इसमें डाल देता हूं, सही है ना। तो चेंजेस आपने देखी कहां कहां पर है। तो आई एम नॉट यूजिंग नाउ व्हाट, आई एम नॉट यूजिंग फेच, नोड फेच में यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नोड फेच सिर्फ ES6 मॉड्यूल्स के साथ काम करता है, इसमें फर्क नहीं है। Axios और इसमें डिफरेंस है ही नहीं। अब फेच में हम करते थे, फेच यूआरएल पे करते थे यहां पर, लेकिन हमें क्या करना है? Axios डॉट रिक्वेस्ट, उसमें भी ऑप्शंस ही पास करने हैं। ऑप्शंस में सब कुछ लिखा है, मेथड लिखा है, यूआरएल लिखा है, हेडर्स लिखा है, डेटा लिखा है, सही है ना। तो हम यहाँ पर Axios का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं, इसको सेव करने के बाद क्या हमारा एरर जाएगा। हाँ देखो हमारा एरर गया। जैसे ही एरर गया तो आपने देखा यहाँ पर फिर से सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4003, इसका मतलब Axios अच्छे से काम कर रहा है। तो सही है, Axios ने काम किया। जो लाइब्रेरीज अब हमने यूज नहीं की, जैसे हम नोड फेच का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चाहो तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप लिख सकते हो npm uninstall node fetch। क्या लिख सकते हो? npm uninstall node fetch, सही है। तो जरा आप चेक करें, आप constant express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, फेच डेटा को आपने इंपोर्ट किया, सर्वर आपने चलाया, पोर्ट भी हो गया 4003, और आपने दो यहां पर राउट्स बनाए, एक तो आपका स्लैश राउट है और दूसरा आपका फेच डेटा पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट। नाउ अब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट अगर करनी होती है, हम ब्राउजर से पोस्ट रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हम एक टेस्टिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द पोस्टमैन। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ पोस्टमैन हियर। तो देखो आप यहाँ पर पोस्टमैन नाम का एक टूल है जिसका आप इस्तेमाल करोगे क्या करने के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट्स सेंड करने के लिए। तो पहले हम ये करेंगे, बाद में हम फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में वापस जाएंगे। देखो सही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर पहले से ही हमारे पास इस फोल्डर के अंदर git 004 करके fetch recipes नाम से हमने कुछ बनाया हुआ है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर है लोकल होस्ट 4003/fetch recipes, और फिलहाल यहां पर आपको क्वायरी वायरी सेंड करने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो हम कुछ भी यहां पर बोलेंगे कि नन, आपको बॉडी में कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। और रिक्वेस्ट किस पे होगी, /fetch डेटा पर, /fetch रेसिपीज नहीं, /fetch डेटा। तो मैं इस पर कौन सी रिक्वेस्ट करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही आपने यहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, इट इज शोइंग दैट द सेंडिंग रिक्वेस्ट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहां से आया नहीं। तो ये फिलहाल इसी में घूम गया। लेकिन आप चेक करो आपने कोड में क्या लिखा था, आपके कोड में यहां पर कुछ चीजें आ गई है ना। तो डेटा कंट्रोलर में वापस जाते हैं, चेक करते हैं कि हमने लिखा क्या है। हमने लिखा है कि response is equal to await axios dot request options। आप रेस्पॉन्स लाओगे एक्सियोस की मदद से, लेकिन बाद में आप उस रेस्पॉन्स को क्या करोगे, कंसोल। आपने मत उसको लिखा कि रेस्पॉन्स में भेजना, आपने लिखा कंसोल डॉट डेटा। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर पोस्टमैन पे कुछ नहीं आया, अलबत्ता डेटा यहां पर कंसोल हो चुका है। तो लिटिल बिट चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे, कहां पर, इसी कोड के अंदर मुझे इसको लिखना पड़ेगा। देखो भाई साहब, आप जो ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा ला रहे हो ना, मुझे इसको जेसन फॉर्मेट में, यानी कि रेस्पॉन्स रेस्ट डॉट जेसन, आप क्या करोगे, रेस्ट डॉट जेसन, आपने बोलना है इसको कि आप जेसन में इसको सेंड कर दो। किसको सेंड कर दो, इसी को, रेस्पॉन्स डॉट डेटा नाम के इस ऑब्जेक्ट को। कंसोल तो कर रहे हो आप, कंसोल करने के बजाय आप क्या करना, आप जेसन में सेंड करना। मुझे कंसोल में डेटा देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कंसोल नहीं करना, बल्कि मुझे रेस्पॉन्स में जेसन चाहिए। तो ठीक है, अगर इसको सेव करते हैं, नाउ लिटिल बिट चेंज इन द कोड, सर्वर फिर से लिसन करना शुरू कर देगा किस पे, पोर्ट 4003 पे, और आप फिर से जाओगे किस पर, पोस्टमैन पे। यहां पर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करोगे, देखो सेंडिंग रिक्वेस्ट, एंड दिस टाइम इसने हमें यहां पर डेटा दिया। और देखो इस डेटा को आने में इसको सिर्फ लगे कितने मिली सेकेंड, 1600 मिली सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड, यानी कि 1.6 सेकेंड में हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास आ गया। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम है, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्ट जो आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है ना, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। एक काम करते हैं, इसको मैं आगे अब थोड़ा सा और एनहांस करता हूं। ये हमारा फिलहाल सर्वर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सर्वर। जरा मुझे एक बात बताओ, सर्वर के अंदर फिलहाल सिर्फ कुछ लाइनें लिखी है और एक कंट्रोलर लिखा हुआ है और एक राउट है, सर्वर डॉट पोस्ट /fetch डेटा। क्या आप इस डेटा को अब आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट से कॉल कर सकते हो? नहीं, छोड़ो इस सर्वर, ये सर्वर है ना, ये रहेगा बैकग्राउंड में चालू, सही है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, मान लो जैसे कि क्लाइंट साइड जेएस है हमारा प्रोजेक्ट, क्या मैं क्लाइंट साइड जेएस से इस राउट पे कॉल कर सकता हूं? हाँ एग्जैक्टली। तो मान लो अगर मैं क्लाइंट साइड जेएस में जाऊं, अभी इसको मैं न्यूज HTML को डिलीट कर देता हूं। हमारा यहां पर क्या था, index.js, जो हमारा असल में परसों का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने क्लाइंट साइड जेएस का इस्तेमाल किया था। नाउ सी, मैंने यहां पर प्रोजेक्ट 3 जो है इसको डिलीट कर देते हैं, डोंट सेव, ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चेक नाउ, सही है। मैंने इस न्यूज जेएस, क्योंकि हमने इस पे फिर बनाया नहीं था कुछ, तो इनको दोनों को डिलीट किया। अब मुझे एक बात बताओ, अब याद करो आपका जो क्लाइंट साइड ये है, जो आपका क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 3, आपको याद होगा कि दैट मैंने एक जगह पर कॉल किया था किसको, एक पैक्सल्स वाली एपीआई को। आपको नहीं लगता कि दैट अब जो आपने खुद का सर्वर बनाया नोड जेएस के अंदर, ठीक है, बाय यूजिंग द एक्सप्रेस, क्या हम उस पर कॉल नहीं कर सकते थे एंड वहां से डेटा फेच कर ले? एंड देखो वो सर्वर तो चल रहा है ना बैकग्राउंड में, उसको मैंने बंद नहीं किया है ना, उसको मैंने बंद नहीं किया, वो 4003 पे चल रहा है। इसको ओपन ही रखते हैं,
हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम द क्लाइंट साइड JS। चेक करो, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ recipes.html। क्या नाम रखा? recipes.html, सही है। और यहाँ पर लिखा मैंने ऐसे, तो ये हो गई हमारी रेसिपीज, सही है ना। और यहाँ पर आप एक स्क्रिप्ट भी बना दो। एक स्क्रिप्ट आप कैसे लिखोगे वो? आप लिखो ऐसे recipes.js, recipes.js हो गया। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दो। recipes.html में आप क्या लिखोगे? स्क्रिप्ट टैग, सही है ना, स्क्रिप्ट टैग। और उसका सोर्स देखो क्या होगा, उसका सोर्स होगा ./recipes.js। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप इस HTML फाइल को खोलोगे, किसको? recipes.html को, तो कौन सा स्क्रिप्ट चलेगा? ये recipes.js। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, इधर पे मैं लिखूंगा constant get data। क्या लिखेंगे? constant get data। और इस फंक्शन को हम क्या बनाएंगे? asynchronous ऑब्वियसली। और इस फंक्शन में आप ऐसे लिखो get data। बताओ आप डेटा गेट कहां से करोगे? आपको अपने ही सर्वर से डेटा गेट करना है ना। console.error, सही है ना। ये मैंने दूसरा प्रोजेक्ट 3 वापस से शुरू कर दिया मैंने। प्रोजेक्ट 3 मैंने वापस से क्लाइंट साइड JS। और यहां पर ट्राई में क्या करोगे आप? ट्राई में यू हैव टू गेट द डेटा, तो आपने लिखना constant response इज इक्वल टू, हम यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज await fetch, क्योंकि क्लाइंट साइड JS में fetch अपना ही एक ऑब्जेक्ट है, दैट्स अ windows.fetch। तो यहां पर मुझे कोई वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो fetch अपना ही एक कमांड। तो fetch के अंदर क्या चाहिए आपको? URL है ना, जिनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स भी, है ना। तो कांस्टेंट, मान लो एंड पॉइंट, कांस्टेंट एंड पॉइंट। बताओ एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट होगा HTTP, या एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द पोस्टमैन, ये होगा हमारा URL, सही है ना। कॉपी करके लाया मैंने, कहां से? यहां से, ठीक है। तो आप यहां पर लिखें सीधे, ये होगा हमारा URL, सही है ना। अब मैं क्लाइंट साइड JS से अपने ही बैकएंड सर्वर को क्या करूंगा? एक्सेस, ठीक है। वहां से जो डेटा आएगा उसको मैं HTML में शो कर दूंगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट, मुझे API की देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने API की नाम की कोई चीज रखी नहीं है ना। क्योंकि वो वैलिडेशंस कहां पर हो रही हैं? वो बैकएंड, मैंने मत कोई की रखी इसको। मेरा तो ये जो सर्वर है, क्या मैंने पोस्टमैन के अंदर कोई की दी थी इसको? कुछ नहीं, मैंने जस्ट रिक्वेस्ट सेंड की तो ये डेटा मेरे पास आ गया था। बिकॉज जितनी भी मुझे कीज है ना, असल में मैं डेटा कहां से ला रहा हूं? असल में मैं डेटा ला रहा हूं रैपिड API से। तो कीज मैंने बैकएंड पर दे दी है। हमेशा याद रखना, ये जो कीज का मसला होता है ना, ये हमेशा बैकएंड पे ही रखना चाहिए, क्योंकि बैकएंड ज्यादा सिक्योर होती है। तो ठीक है, अवेट करते हैं हम किसके ऊपर? एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब बताओ दूसरी चीज क्या जाएगी? दूसरी चीज जाती है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, है ना। उसके अंदर सबसे पहले मेथड। अब यहां पर मेथड देने की जरूरत है, पता है क्यों? क्योंकि ये मेथड जो है ना, ये पोस्ट है, आपने इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ओके। और क्या हेडर्स में कुछ पास करने की जरूरत है? नहीं, आपने हेडर्स में कुछ भी पास करने की जरूरत? क्या बॉडी में कुछ पास करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, ये तो वहां से डेटा लेकर ही आएगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू रेस्ट डॉट, ये जो रेस्पॉन्स है ऊपर, रेस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट करोगे? जेसन में, ओके, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया। अब ऑब्वियसली ये भी एक CPU इंटेंसिव टास्क है, तो इसको भी हम क्या लगा देंगे? अवेट। तो सही है। अब ये गेट डेटा नाम की फंक्शन क्या होगी? ये गेट डेटा नाम की फंक्शन हम डायरेक्टली यहां पर कॉल कर देंगे। और हाँ, मैं यहां पर एक और भी चीज लिखता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि दैट ये जो ये डेटा है ना, डेटा, इस डेटा को तुम फिलहाल कंसोल करो। अब बताओ कंसोल किधर होगा? अब कंसोल होगा ब्राउजर के अंदर, ठीक है, सही है ना। तो इस फंक्शन को यहां पर कॉल कर देते हैं, गेट डेटा, ओके, सेव किया मैंने। अब अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर दूं, ये तो लाइव सर्वर हो गया, ये तो क्लाइंट साइड सर्वर होता है। कौन? ये जो लाइव सर्वर है ना, ये कौन होता है? ये क्लाइंट सर्वर होता है। तो यहां पर पैक्सल्स गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। पैक्सल गैलरी आपके वो वाला चल जाएगा पहले, कौन सा वाला कोड? यहां पर जो हमने कोड पार्सो लिखा हुआ था, जिसमें हम वो क्यूरेटेड इमेजेस को कॉल कर रहे हैं। फिर यहां पर सर्च वर्च सब कुछ काम कर रहा है। अब यहां पर क्या लिखोगे आप? स्लैश, एक और पेज है ना यहां पर, क्या नाम है उसका? रेसिपीज, यही नाम था उसका, recipes.html, recipes.html। देखो जैसे ही मैं इस पेज पे जाऊंगा, वहां पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने
recipes.html में कुछ भी नहीं लिखा था, है ना। तो लेट अस डू वन थिंग, बॉडी में पहले कुछ लिखते हैं H1 में। यहाँ पर है कि आवर, ठीक है, रेसिपी ऐप, मान लो ऐसे लिखा मैंने, अब H1 के अंदर आ गया, आवर रेसिपी ऐप आ गया ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंसोल ओपन करोगे तो हमें लगता है कि दैट कंसोल में कुछ होगा। देखो इसने बोला कि दैट फेलियर टू फेच, फेलियर टू लोड रिसोर्सेज। ओके, चेक करो इसने क्या बोला। तो कहते क्या आप ना डेटा फेच नहीं कर सकते बैकएंड से, आपके बैकएंड में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डेटा किसको दे, फ्रंट एंड को। पोस्टमैन से तो हो रहा था, पोस्टमैन से तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की। तो यहां पर एक पॉलिसी होती है दैट्स कॉल्ड एज कोरस पॉलिसी। क्या बोलते हैं? कोरस पॉलिसी। क्या बोलते हैं? कोरस का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्या होता है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये एक तरह से एक प्रोटोकॉल है जो असल में हैकर्स के लिए बनाया गया है कि सो दैट हम एक ही कंप्यूटर पे अगर डिफरेंट पोर्ट्स पे कोई चीज चल रही है तो रिसोर्स शेयरिंग इन बिटवीन द पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये रेसिपीज नाम की चीज किस पोर्ट पे चल रही है? ये चल रही है 5500 पोर्ट पर। किस पे? ये 127.0.0.01 का मतलब होता है लोकल होस्ट, होम, और 5500 पोर्ट पे किसको चला रहे हो? क्लाइंट को। इट मींस आपका जो फ्रंट एंड है ना वो किस पोर्ट पे चल रहा है? 5500 पोर्ट पे। जबकि आप रिसोर्सेज फेच कहां से कर रहे हो? रिसोर्सेज फेच कर रहे हो 4003 से। इनके बीच में होना चाहिए ना कुछ जो इनको लिंक करे। तो उसको लिंक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोरस का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, यहां पर अगर आप कंसोल में चेक करोगे हमें एरर किसका आ गया? कहता है कि देखो हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोरस पॉलिसी। ये कोरस पॉलिसी ने ब्लॉक किया। अब इसका मतलब क्या है कि इट मींस दैट आई हैव टू यूज द कोरस इन द बैक एंड। मुझे कोरस को ओपन करना पड़ेगा बैक एंड से। इसके लिए भी हमारे पास एक पैकेज है, उसका नाम ही है npm i कोरस। ठीक है, तो हमने लिखा npm i कोरस। तो जैसे ही मैंने npm i कोरस लिखा तो आप देखोगे यहां पर एक और पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो एक पैकेज यहां पर होगा। देखो भाई कोरस भी आ गया, सही है ना, 2.8.5। नाउ इसको यूज कैसे करना है? कोरस इज लाइक अ मिडलवेयर। ठीक है, ये एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। तो हमें लिखना है, हमारा इसका नाम क्या है? सर्वर डॉट यूज। मिडलवेयर्स को यूज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, सर्वर डॉट यूज। तो ठीक है, सर्वर डॉट यूज। और ऊपर मुझे यहां पर कोरस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट कोरस, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर क्या? रिक्वायर कोरस। ठीक है ना, तो कोरस आ गया। अब मैं लिख सकता हूं सर्वर डॉट यूज और यहां पर मैं कोरस को डायरेक्टली ऐसे कॉल कर दूंगा। तो ये मिडलवेयर जो है ना, इससे क्या होगा कि सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा फ्रंट एंड को, बिकॉज नाउ आई एम यूजिंग द कोरस इन द बैक एंड। ठीक है, इससे कोरस पॉलिसी जो है ना, जो ब्लॉक थी अभी तक, वो क्या हो जाएगी? वो अनब्लॉक हो जाएगी और इस तरह से मुझे फ्रंट एंड पे डेटा मिल जाएगा। इससे क्या होगा? इस तरह से ये जो पोर्ट नंबर 5500 है फ्रंट एंड का पोर्ट और जो बैक एंड का पोर्ट है 4003, ये आपस में इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को शेयर करेंगे। आया समझ? तो जरा एक काम करते हैं, इस एरर को कर देते हैं खत्म, फिर से रिलोड करते हैं, चेक करो। अब की बार मुझे यहां पर डायरेक्टली क्या आ गया? मुझे डायरेक्टली डेटा आ गया और डेटा मुझे आया काउंट 18 और इस तरह से मुझे डेटा आया। चेक करो, है ना, रेसिपी का सारा डेटा आ गया कि इस रेसिपी में कैलोरीज कितनी है, बाकी सब चीजें, सब कुछ डेटा। आप पता है ये क्या करना है आपको? अब आपने एक डिस्प्ले डेटा करके एक फंक्शन बनानी है जिसमें ये आप सारा डेटा क्या करोगे? जिसमें आप ये डेटा शो करोगे।